चलिए एक ऐसे युद्ध की बात करते हैं जो पता है पूरे 45 साल तक चला, लेकिन जिसमें जो मुख्य दुश्मन थे उन्होंने एक दूसरे पर कभी सीधी गोली नहीं चलाई। अजीब है ना। ये एक ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से, जासूसों से और हाँ, पूरी दुनिया के खत्म हो जाने के लगातार डर के साथ लड़ा गया। इसी का नाम था शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। और इसने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। तो चलिए इसकी कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कोल्ड वॉर, ये शीत युद्ध आखिर था क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो नए सुपर पावर उभरे, अमेरिका और सोवियत संघ। और अगले 45 साल तक इन दोनों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चली। लेकिन इसमें डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई, इसीलिए इसे गर्म युद्ध नहीं, शीत यानी ठंडा युद्ध कहते हैं। असल में ये दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई थी। दो अलग अलग सोच, दो विचारधाराओं का टकराव था। ये लड़ा गया तनाव से, प्रोपेगेंडा से और हाँ, दूसरे देशों की जमीन पर लड़े गए युद्धों के जरिए, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं, जैसे कोरिया या वियतनाम में हुआ। और इस पूरे झगड़े की जड़ में क्या था? दुनिया को देखने के दो एकदम अलग, बिल्कुल उल्टे नजरिए। एक तरफ था अमेरिका, जो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का झंडा उठाए हुए था। उसका सीधा सा मकसद था कम्युनिज्म को फैलने से रोकना, उसे कंटेन करना। और दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, जो कम्युनिज्म और एक पार्टी शासन की बुनियाद पर खड़ा था। उसका लक्ष्य बिल्कुल उल्टा था, कम्युनिज्म को दुनिया भर में फैलाना। अब यह तो साफ था कि ये दोनों सोच एक साथ शांति से नहीं रह सकती थी। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राख से। देखिए, 1945 के बाद पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। एक तरह का पावर वैक्यूम, एक शक्ति शून्य बन गया था। और इसी खाली जगह को भरने के लिए सामने आए दो नए सुपर पावर, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, बल्कि गहरे शक की नज़र से देखते थे। सोवियत इस बात से नाराज थे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देर लगा दी थी। फिर अमेरिका ने बना लिया एटम बम, एक ऐसा हथियार जो किसी और के पास था ही नहीं। और इस एक चीज ने क्रेमलिन यानी सोवियत सरकार में खौफ पैदा कर दिया। अब इसी शक और डर के माहौल में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया और बस दुनिया एक बहुत बड़े टकराव के कगार पर पहुंच गई। और ये जो शुरुआती शक-शुबा था ना, ये बहुत जल्द एक पक्की दीवार में बदल गया, जिसने दुनिया को दो दुश्मन खेमों में साफ साफ बांट दिया। और देखिए, हालात बिगड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। फटाफट देखिए क्या हुआ। 1948 में सोवियत संघ ने वेस्ट बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया। जवाब में अमेरिका ने एक कमाल का एयरलिफ्ट किया और हवाई जहाज़ों से शहर तक जरूरी सामान पहुंचाया। फिर ठीक एक साल बाद 1949 में वेस्टर्न देशों ने मिलकर अपना मिलिट्री अलायंस बनाया, नेटो। और 1950 आते आते कोल्ड वॉर का पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर कोरिया में शुरू हो गया। मतलब अब ये सिर्फ बातों का झगड़ा नहीं रह गया था, ये एक खतरनाक ग्लोबल टकराव बन चुका था। तो इस तरह दुनिया ने अपनी अपनी टीमें चुन ली, समझिए। 1949 में वेस्ट ने सोवियत को रोकने के लिए नाटो बनाया। पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने अपना खुद का मिलिट्री ग्रुप बनाया, वॉरसॉ पैक्ट। बस लकीरें खिंच चुकी थीं। दुनिया अब ऑफिशियली दो हथियारबंद कैंप्स में बढ़ गई थी। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि पूरी इंसानियत तबाही के मुहाने पर आ खड़ी हुई। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध के कितना ज्यादा करीब आ गई थी। इसका जवाब एक घटना में छिपा है, 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बस यही वो पल था कोल्ड वॉर के टेंशन का पीक। हुआ ये कि सोवियत संघ ने चुपके से क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी और क्यूबा अमेरिका के किनारे से बस कुछ ही मील दूर है। अगले 13 खौफनाक दिन पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। दोनों सुपर पावर्स तबाही के बिल्कुल मुहाने पर थे। इतिहास में इंसानियत परमाणु युद्ध के इतने करीब कभी नहीं आई थी। इस संकट ने, इस खौफ ने दोनों तरफ के लोगों को झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब पीछे हटना ही होगा और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे फ्रेंच में देतांत कहते हैं, मतलब तनाव में कमी। तो सवाल है, इस तबाही के मुहाने से ये लोग पीछे हटे कैसे? कुछ ठोस कदम उठाए गए। सबसे पहले वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन शुरू की गई, ताकि आगे कभी कोई गलतफहमी ना हो। फिर 1963 में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई और 1972 तक दोनों देश अपने एटमी हथियारों को कंट्रोल करने के लिए बातचीत करने लगे, जिसे सैल्ट कहा गया।
कह सकते हैं कि यह कोल्ड वॉर की लंबी बर्फीली रात में पिघलती हुई बर्फ की पहली आवाज थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ती है, जिसमें एक आखिरी बार तनाव भड़का और फिर सब कुछ अचानक ढह गया। देतांत का वो दौर 1979 में चूर चूर हो गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने भी जवाब दिया। उसने सोवियत सेना से लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों की मदद की। फिर अमेरिका में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रेगन, जिन्होंने बहुत सख्त पॉलिसी अपनाई। उन्होंने तो सोवियत संघ को ईविल एम्पायर यानी दुष्ट साम्राज्य तक कह दिया। हथियारों को कंट्रोल करने की सारी बातचीत बंद। ऐसा लगा मानो कोल्ड वॉर के वो सबसे बुरे, सबसे ठंडे दिन फिर से लौट आए हों। और फिर ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, सीन पर एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोवियत संघ के नए लीडर मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए, गोर्बाचेव जानते थे कि सोवियत सिस्टम अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है, इकोनॉमी बिल्कुल ठप है। तो इसे बचाने के लिए वो दो बड़े आइडियाज लेकर आए। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब है खुलापन, लोगों को बोलने की, लिखने की आज़ादी देना। और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका मकसद था देश की खस्ताहाल इकोनॉमी में नई जान डालना। गोर्बाचेव को लगा कि इन सुधारों से सोवियत संघ बच जाएगा, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चिंगारी लगा दी थी जो पूरे सोवियत साम्राज्य को ही जलाकर राख करने वाली थी। और जो अंत हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया देखती रह गई। गोर्बाचेव के सुधारों ने ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत की जो लोहे जैसी पकड़ थी उसे ढीला कर दिया। नतीजा, नवंबर 1989 में कोल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा सिंबल था, बर्लिन की दीवार, उसे आम लोगों की भीड़ ने तोड़कर गिरा दिया। और उसके ठीक 2 साल बाद दिसंबर 1991 में सोवियत संघ खुद ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। 45 साल से चला आ रहा ये टकराव जैसे रातों रात खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर बनकर उभरा। लेकिन ये पूरी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उस बाइपोलर यानी 2 ध्रुवों में बंटी दुनिया के बाद आज की इस मल्टीपोलर दुनिया को, जहां कई सारे पावर सेंटर हैं, आखिर कौन सी चीज डिफाइन करती है? सोचने वाली बात है।